ट्वेल्थ बी के प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको केमिस्ट्री में यूनिट 3 में सांद्रता एवं तापमान पर ईएमएफ की निर्भरता ये टॉपिक पढ़ाऊंगी, जिसमें आप नेनस्ट समीकरण पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बताया था। तो आज का हमारा टॉपिक है सांद्रता एवं तापमान पर ईएमएफ की निर्भरता। देखिए, जब अर्धशैलों में वैद्युत अपघट्य की सांद्रता 1 मोलर से भिन्न तथा ताप 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन से भिन्न हो, तब इलेक्ट्रोड विभव तथा ईएमएफ का निर्धारण, इलेक्ट्रोड विभव तथा ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे हम कहते हैं का निर्धारण एक समीकरण की सहायता से करते हैं, जिसे नेनस्ट समीकरण कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये समीकरण, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें 3 आर्टिकल हैं जो तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है, अधिकतर पेपर में आते हैं और इन पे न्यूमेरिकल भी आता है पेपर में। ठीक है, आपने पढ़ा था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसमें आपने पढ़ा था कि जब सांद्रता 1 मोलर हो और ताप 25 डिग्री सेल्सियस हो, तो हम किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से निकाल सकते हैं, या सेल का जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि सांद्रता 1 मोलर से भिन्न तथा ताप 25 डिग्री सेल्सियस से भिन्न हो, तब इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वैद्युत वाहक बल का निर्धारण एक समीकरण की सहायता से करते हैं, जिसे नेनस्ट समीकरण कहते हैं। मतलब यदि सांद्रता 1 मोलर से भिन्न हो और ताप 25 डिग्री सेल्सियस से भिन्न हो, तो तब हम इलेक्ट्रोड विभव का मापन एक समीकरण की सहायता से करते हैं, जिसे नेनस्ट समीकरण कहते हैं। तो मैंने बताया इसमें 3 आर्टिकल हैं। इस समीकरण की सहायता से हम किसी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कर सकते हैं, किसी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं, और हम इस समीकरण की सहायता से साम्य स्थिरांक की भी गणना कर सकते हैं। इस समीकरण की सहायता से हम साम्य स्थिरांक की भी गणना कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है नंबर ए, नेनस्ट समीकरण। ये नेनस्ट है। नेनस्ट समीकरण द्वारा इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण। सबसे पहले हम नेनस्ट समीकरण द्वारा इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण कर रहे हैं। माना एक अपचयन अभिक्रिया निम्न प्रकार है। आप मान लीजिए ये अपचयन अभिक्रिया हो रही है, मतलब इसमें किसी धातु आयन का अपचयन हो रहा है। ये यहाँ पर ये धातु आयन है M+N या Mn+, आप इसको लिख सकते हैं Mn+। जलीय विलयन में ये धातु आयन है और इन्होंने जलीय विलयन से ही N इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए और ये धातु परमाणु M में अपचयित हो गए। इस तरह से है ये। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं M+N या Mn+। धातु आयन है जलीय विलयन में, एक्वस का अर्थ होता है जलीय, और इन्होंने जलीय विलयन में से ये N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये धातु आयन M में अपचयित हो गए। ठीक है, तो ये एक अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। तो इस अभिक्रिया के लिए, ये जो अपचयन की अभिक्रिया है, उपरोक्त अभिक्रिया के लिए नेनस्ट समीकरण निम्न प्रकार लिखी जा सकती है। और ये नेनस्ट समीकरण इस तरह लिख सकते हैं, E बराबर E नोड। ये जो ऊपर 0 बना हुआ है ना, इसको नोड बोलते हैं, नोड, NODE नोड। E बराबर E नोड। आप जानते हैं E से इलेक्ट्रोड विभव को प्रदर्शित करते हैं और E नोड से मानक इलेक्ट्रोड विभव को प्रदर्शित करते हैं, मैंने आपको बताया है। E बराबर E नोड -2.303 RT अपॉन NF log M सोलिड अपॉन Mn+ एक्वस। ये नेनस्ट समीकरण है। E बराबर E नोड -2.303 RT अपॉन NF log M सोलिड अपॉन Mn+ एक्वस। तो E तो है इलेक्ट्रोड विभव, E नोड है मानक इलेक्ट्रोड विभव, R है यहाँ पर गैस स्थिरांक, इसका मान है 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। ये मैंने बताया ना, E इलेक्ट्रोड विभव, E नोड मानक इलेक्ट्रोड विभव, R गैस स्थिरांक, और इसका मान है 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। T बराबर है तापमान K में। F बराबर है फैराडे स्थिरांक 96,500 गुलाम प्रति मोल। ये C का मतलब है गुलाम, आवेश का मात्र गुलाम होता है। स्मॉल n बराबर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और M सॉलिड का मतलब है धातु परमाणु की मोलर सांद्रता,
और Mn प्लस एक्वस का मतलब है धातु आयनों की मोलर सांद्रता। धातु आयनों की मोलर सांद्रता। तो उपरोक्त समीकरण में हम आर एफ टी के मान रख लेंगे। ये आर का मान दे रखा है 8.314 और एफ का मान दे रखा 96,500 गुलाम प्रति मोल और वही ताप दे रखा है केल्विन में, है ना। ये मान हम इसमें रख लेंगे। तो उपरोक्त समीकरण में आर एफ टी के मान रखने पर क्या होगा, क्योंकि एम सॉलिड बराबर क्या है, धातु की मोलर सांद्रता। और धातु की मोलर सांद्रता को, जो धातु परमाणु है उनकी मोलर सांद्रता को स्थिर माना जाता है। इसे हमने मान लिया कि ये 1 है। एम सॉलिड बराबर है धातु की मोलर सांद्रता। तो ई बराबर होगा ई नोड माइनस 2.303। आर का मान है 8.314 और टी का मान है 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन और एन इंटू एफ का मान है 96,500 और लोग जो धातु परमाणु की सांद्रता 1 मान ली और धातु आयनों की सांद्रता Mn प्लस एक्वस। तो इसको कैलकुलेट कर लिया पूरे को और ये कैलकुलेट करके आ गया ई बराबर ई नोड माइनस 0.0591। इसकी सारे की गुणा करी तो 0.0591 आ गया है। गुणा भाग करने पर अपॉन एन लोग 1 अपॉन Mn प्लस एक्वस, ये आ गया। अब यदि हम इस माइनस के चिन्ह को प्लस में चेंज कर दें तो इसे ऊपर ले जाएंगे। ई बराबर ई नोड प्लस 0.0591 अपॉन एन लोग, इसे ऊपर ले गए Mn प्लस एक्वस। तो ये समीकरण प्राप्त हो गई। इस समीकरण की सहायता से हम किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। ई बराबर ई नोड प्लस 0.0591 अपॉन एन लोग Mn प्लस एक्वस। ठीक है, देखिए इस फॉर्मूले पर ये न्यूमेरिकल है, एक ये न्यूमेरिकल है, ये क्वेश्चन दे रखा है। देखिए ये आपको करना है, इसी फॉर्मूले पे आधारित है ये। ठीक है, देखिए यहाँ इसमें साइड बुक में ये एक नोट दे रखा, लिखा हुआ याद रखें, नोट है ये। नैनस समीकरण की सहायता से हम ई नोड का मान ज्ञात होने पर आयनों की दी गई सांद्रता पर इलेक्ट्रोड के अपचयन विभव का परिकलन कर सकते हैं। मतलब नैनस समीकरण की सहायता से हम ई नोड का मान ज्ञात होने पर, जब हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात हो जाएगा तो आयनों की दी गई सांद्रता पर इलेक्ट्रोड के अपचयन विभव का परिकलन कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का परिकलन कर सकते हैं इस समीकरण की सहायता से। तो देखिए ये क्वेश्चन है, 298 केल्विन पर दी गई समीकरण हेतु अर्धशैल अभिक्रिया या अपचयन विभव का परिकलन कीजिए। ये कोई इलेक्ट्रोड है, सिल्वर इलेक्ट्रोड है, ये Ag प्लस आयन है। ये जलीय विलयन में AQ का मतलब होता है जलीय, एक्वस। तो इन्होंने जलीय विलयन में से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा और ये सिल्वर परमाणु में अपचयित हो गए। तो सिल्वर आयनों की सांद्रता यहाँ दे रखी है 0.1 मोलर और मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखा 0.80 वोल्ट। ठीक है, ई का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ तो समीकरण क्या है, ई बराबर ई नोड 0.0591 अपॉन एन लोग 1 अपॉन Mn प्लस एक्वस। ठीक है, तो इसमें ई बराबर ई नोड माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग 1 अपॉन धातु आयन कौन है यहाँ, सिल्वर आयन, Ag प्लस आयन एक्वस। फिर ई नोड बराबर ई नोड को इधर ले गए, नहीं सॉरी, ई नोड का मान दे रखा प्लस 0.80 वोल्ट, एन का मान दे रखा एक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा ना। एन होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन होती है अभिक्रिया में शामिल इलेक्ट्रॉनों की संख्या और सिल्वर आयनों की सांद्रता दे रखी है 0.1 मोलर। ठीक है, जो ये तो बुक में इन्होंने इस तरह से लिख रखा है। वैसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, आपने क्वेश्चन लिखा उसमें पहले आप ये लिखेंगे कौन कौन सी वैल्यू आपको दी गई है। जैसे ई नोड का मान दे रखा प्लस 0.80 वोल्ट, एन का मान दे रखा 1 और सिल्वर आयनों की सांद्रता दे रखी 0.1 मोलर। ये लिखेंगे आप पहले, तो जो वैल्यू दे रखी है वो लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे आपको ज्ञात क्या करना है। जैसे आपको यहाँ इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करना, ठीक है, फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला आपने ये लगा दिया, ई बराबर ई नोड माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग 1 अपॉन एन प्लस, और फिर उसमें मान रख दिए। तो ई बराबर ई नोड का मान है 0.80 माइनस 0.0591 अपॉन एन का मान है 1 लोग 1 अपॉन,
और सिल्वर आयन का आंसर है 0.1। ठीक है, इसे सोल्व कर लेंगे। दशमलव हटाने के लिए ऊपर 0 लगा देंगे, log 10 आ जाएगा यहाँ, और log 10 का मान होता है 1, तो ये आ जाएगा log 10 का मान तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.80 माइनस 0.0591 में घटा दिया और ये आ गया 0.71 वोल्ट। ठीक है, देखो इन्होंने लिख भी रखा है, क्योंकि log 1/0.1 बराबर 1 ही आएगा ये, क्योंकि log 10 का मान 1 होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से। इसके बाद देखिए, हम नेनस्ट समीकरण द्वारा सेल के ईएमएफ का निर्धारण करेंगे। किसी सेल के वैद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का निर्धारण कर सकते हैं। तो किसी सेल के दोनों अर्ध सेलों में होने वाली अभिक्रियाओं पर नेनस्ट समीकरण लागू करके सेल का ईएमएफ ज्ञात किया जा सकता है। मतलब कोई वैद्युत रासायनिक सेल है, उसके अर्ध सेलों में होने वाली अभिक्रिया पर नेनस्ट समीकरण लागू करके सेल का ईएमएफ ज्ञात कर सकते हैं। मतलब उसके जो अर्ध सेल हैं उनमें होने वाली अभिक्रिया पर नेनस्ट समीकरण लागू करके, मतलब जो दोनों अर्ध सेल हैं उनमें दोनों पे नेनस्ट समीकरण लगाएंगे हम, तब हम सेल का ईएमएफ ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, माना एक सेल निम्न प्रकार है, ये सेल है कोई, एक जिंक इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड है। जिंक इलेक्ट्रोड एनोड का काम कर रहा है, इस पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, और एनोड होता है ऋण ध्रुव। तो यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड पर, क्योंकि एनोड का काम कर रहा है, इस पे ऑक्सीकरण हो रहा, तो इसमें जो जिंक धातु की छड़ है उसके परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके जिंक आयनों के रूप में विलयन में चले जाएंगे। ठीक है, एनोड पर क्योंकि ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, और एनोड जिंक धातु का इलेक्ट्रोड, तो एनोड पर क्या होगा, जिंक धातु की छड़ से जिंक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके जिंक आयनों के रूप में विलयन में चले जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनोड से पहुँचेंगे कैथोड पर। किस पर पहुँचेंगे ये? कैथोड पर। ये कैथोड है, और कैथोड होता है धन ध्रुव, और कैथोड पर होती है रिडक्शन की क्रिया। रिडक्शन माने अपचयन। तो यहाँ पर ही क्या होगा, जो जलीय विलयन में कॉपर आयन है वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे जो एनोड से आए, और उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर धातु के परमाणुओं में अपचयित हो जाएंगे। यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड पर तो जिंक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके जिंक आयनों में ऑक्सीकृत होंगे, यहाँ ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, और कैथोड पर कॉपर आयन विलयन में से अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर परमाणुओं में अपचयित होंगे, क्योंकि कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया होती है, रिडक्शन। आसान है बिल्कुल ये। तो देखिए, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड पे हमने ये नेनस्ट समीकरण लगा दी, E(Zn2+) देखिए, जब हम ये लिखते हैं इस तरह से, किसी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें ऑक्सीकृत स्पीसीज पहले आती है और अपचयित नीचे, चाहे उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा, चाहे उस पर रिडक्शन हो रहा। इस बात से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ऑक्सीकृत स्पीसीज ऊपर आएगी और अपचयित नीचे आएगी। तो जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड वो है ये E(Zn2+) बराबर बराबर E0Zn2+/Zn। ठीक है भाई, (Zn) माइनस 0.0591/n log 1/Zn2+aqueous, क्योंकि जिंक आयन है ये, है ना, नीचे ये आएंगे इसमें ऑक्सीकृत स्पीसीज। यहाँ पे जब लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसी तरह कॉपर इलेक्ट्रोड पे होने वाली अभिक्रिया लिखिए, ECU2+/Cu = E0Cu2+/Cu माइनस 0.0591/n log 1/Cu2+aqueous। ये कॉपर इलेक्ट्रोड पे होने वाली नेनस्ट समीकरण हमने लिख ली। अब हम क्या करेंगे, किसी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालने का सूत्र होता है ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब आपको पता है कि जिंक इलेक्ट्रोड पर ये एनोड का काम कर रहा है, इस पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही,
और कॉपर इलेक्ट्रोड जो है ये कैथोड का काम कर रहा है, इस पर अपचयन की अभिक्रिया हो रही, कैथोड पर अपचयन होता है। और फॉर्मूला है ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, कैथोड माइनस एनोड है। तो ये हो गया, यहाँ जब घटाएंगे ई सी यू टू प्लस ओब्लिक सी यू माइनस ई जेड एन टू प्लस ओब्लिक जेड एन, ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ जेड एन आएगा भाई। मतलब ये घटा दिया ना, ई सी यू टू प्लस या प्लस टू ओब्लिक सी यू माइनस ई जेड एन टू प्लस ओब्लिक जेड एन बराबर, अब ई नोड को घटाएंगे, ई नोड सी यू टू प्लस ओब्लिक सी यू माइनस ई नोड जेड एन टू प्लस ओब्लिक जेड एन, फिर आगे आएगा 0.0591 अपॉन एन, ये कॉमन ले लिया, लोग 1 अपॉन सी यू टू प्लस माइनस 1 अपॉन जेड एन टू प्लस, ये घटा दिए, पूरी समीकरण घट गई। तो अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर ये तो इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव है ना, ई लगा हुआ है इनमें, और ये इन दोनों इलेक्ट्रोडों को मिला के हमने बना लिया सेल, ठीक है। तो अब हम सेल का इलेक्ट्रोड विभव और सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा ई सेल बराबर ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग, अब जिस पे ऑक्सीकरण हो रहा है वो ऊपर गई जेड एन टू प्लस, जिस पे अपचयन हो रहा है वो नीचे आई सी यू टू प्लस एक्वस, ये प्राप्त हो गया। ई सेल आ गया यहाँ पर, ई सेल इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग जेड एन टू प्लस ओब्लिक सी यू टू प्लस, ये समीकरण प्राप्त हो गई। अब इसको और दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, ई सेल बराबर ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग जिंक इलेक्ट्रोड एनोड है और कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड है, ये लिख सकते हैं। या फिर एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, ये भी लिख सकते हैं। तो ई सेल बराबर क्या है, सेल का इलेक्ट्रोड विभव, ई नोड सेल बराबर सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, एन बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एनोड माने एनोड पर धातु आयनों की सांद्रता, कैथोड बराबर है कैथोड पर धातु आयनों की सांद्रता। तो इस तरह से इस समीकरण की सहायता से हम किसी सेल का इलेक्ट्रो विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पे देखिए एक क्वेश्चन है, ये इसमें दे रखा है हमारी बुक में, ये साइड बुक है दिनेश प्रकाशन की मेरे पास में, मैंने आपको कहा भी है कि आप दिनेश प्रकाशन की साइड बुक ले लें। देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। ये इसमें क्वेश्चन नंबर 1 था और ये 2 है। तो सेल अभिक्रिया के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर मापा गया वैद्युत वाहक बल EMF 1.3 वोल्ट है, ई नोड का परिकलन कीजिए। तो ये सेल है जेड एन सॉलिड प्लस सी यू टू प्लस, इसका सांद्रण 1 मोलर है, इक्वल टू सी यू प्लस जेड एन टू प्लस, इसका सांद्रण भी 0.1 मोलर है, इसका 1 मोलर है, इसका 0.1 मोलर है। तो नए समीकरण प्रयुक्त करने पर 298 केल्विन पर ई सेल बराबर ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग जेड एन टू प्लस ओब्लिक सी यू टू प्लस, ठीक है। ये हो गया ई सेल बराबर 1.3 वोल्ट सी यू टू प्लस एक्वस इक्वल टू 1.0 मोलर। देखो मैंने आपको एक बात बताई है, जो जब आप कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो पहले उसमें वैल्यू लिखें। इसमें तो कोई फॉर्मूला लिखा होता है, किताब में तो सब में ऐसे ही होता है। तो जैसे हमें ये वैल्यू दे रखी, सेल का मान दे रखा 1.3 वोल्ट, कॉपर आयनों की सांद्रता दे रखी 1 मोलर और जिंक आयनों की सांद्रता दे रखी 0.1 मोलर, और ई नोड सेल का परिकलन करना। पहले तो हम ये लिखें, फिर फॉर्मूला लगाएं हम, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। ई सेल बराबर ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन वी अपॉन 2 लोग जेड एन टू प्लस अपॉन सी यू टू प्लस। तो ये सारे मान हमने इस समीकरण में रख दिए। तो ये हो गया ई सेल 1.3 वोल्ट, ई नोड सेल का मान ज्ञात करना 0.50591 वी अपॉन
एन का मान है 2, 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा, लोग 0.1/1.0, 0.1 जिंक आयनों की सांद्रता है और 1.0 कॉपर आयनों की सांद्रता है। तो ये यहाँ पे सॉल्व करके आ जाएगा, क्योंकि इसे हटाएंगे दशमलव को, ठीक है। दशमलव को इसे हटाएंगे, मान लो ये दशमलव से दशमलव हटा दिया हमने, तो ये हो गया 1/10, ये 1/10 आ गया, ठीक है। 1/10 को हम लिख सकते हैं 1/10 को हम 10 की घात -1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर 1.3 वोल्ट बराबर ई नोड सेल माइनस पॉइंट, इसे 2 से भाग दे दिया, ये आ गया 0.02955 वोल्ट, और लोग ये हो गया 10 की घात -1, ये आ गया देखो। तो ये यहाँ पे 1.3 वोल्ट है ये अपनी जगह, ई नोड सेल प्लस ये है ये 0.02955। अभी जो log 10 है ना, इसे हमने लिखा -1 log 10। अब ये -1 था, यहाँ -1 log 10 लिखा हमने इसे, तो ये भी माइनस हो गया और ये माइनस था, ये दोनों प्लस हो गए। -1 log 10 हुआ ना, ये 1 की इसमें गुणा हो गई, log 10 है ये, log 10 का मान होता है 1। तो इसे इधर ले आए, ई नोड सेल बराबर 1.3 वोल्ट। अब इसे इधर लाए तो ये माइनस का हो गया, तो फिर प्लस माइनस हो गया 0.02955 वोल्ट। log 10 का मान 1 होता है, इसमें से इसे घटाया तो ये 1.27 वोल्ट आ गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आसान भी है, इसको आप कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। इसके बाद इसमें तीसरा आर्टिकल है नेनर समीकरण द्वारा साम्य स्थिरांक का निर्धारण। इस समीकरण की सहायता से साम्य स्थिरांक का भी निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। इस समीकरण की सहायता से साम्य स्थिरांक का भी निर्धारण कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपके कोर्स में यूनिट 7 में 11th में भी था। सेव कर लो। अब इसमें तीसरा आर्टिकल है नेनर समीकरण द्वारा साम्य स्थिरांक का निर्धारण। तो देखिए ये आर्टिकल, इसका जो फॉर्मूला है वो आपने 11th में यूनिट 7 में पढ़ा था, तब मैंने कहा था कि इसका जो आर्टिकल है वो 12th में है। फॉर्मूला साम्य स्थिरांक की गणना करने का वो 11th में था। तो देखिए नेनर समीकरण की सहायता से किसी सेल में साम्य अवस्था पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कहते हैं इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत वाहक बल द्वारा साम्य स्थिरांक का मान ज्ञात किया जा सकता है। मतलब इस समीकरण की सहायता से किसी सेल में साम्य अवस्था पर ईएमएफ द्वारा, मतलब कोई सेल है उसमें साम्य अवस्था स्थापित हो गई और उस सेल के वैद्युत वाहक बल द्वारा साम्य स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए, माना एक सेल अभिक्रिया हमारे पास ये है कि Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस, रिवर्सिबल का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर उत्क्रमणीय का, क्योंकि जो साम्य अवस्था है वो तो रिवर्सिबल अभिक्रिया में ही स्थापित होती है। ऊपर वाली अभिक्रिया को अग्र अभिक्रिया कहते हैं, नीचे वाली अभिक्रिया को पश्च अभिक्रिया कहते हैं। तो जिंक परमाणु जिंक आयनों में ऑक्सीकृत हो गए Zn2 प्लस एक्वस, और कॉपर आयन कॉपर परमाणुओं में अपचयित हो गए, ठीक है। तो ये इक्वेशन है Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस, रिवर्सिबल Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो देखिए आगे इसमें कैसे होगा ये। तो ये जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया हमने लिखी, इसके लिए साम्य स्थिरांक Kc बराबर होगा Zn2 प्लस एक्वस इंटू Cu सॉलिड अपॉन Zn सॉलिड इंटू Cu2 प्लस एक्वस। ये भी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ही है,
तो आप जानते हैं साम्य स्थिरांक बराबर होता है किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए उत्पाद बटे अभिकारक। उत्पाद बटे अभिकारक है ना, उत्पाद ऊपर आते हैं अभिकारक नीचे। और आपको मैंने ये भी बताया है कि जो धातु परमाणु होते हैं, ठोस धातु परमाणु की सांद्रता को स्थिर माना जाता है। तो कंसंट्रेशन 1 लिया हमने यहाँ, Cu सॉलिड इक्वल टू 1 और Zn सॉलिड की सांद्रता भी 1 है। स्क्वायर ब्रैकेट का अर्थ होता है सांद्रता, कंसंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट जो है किसी धातु परमाणु की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। तो Cu सॉलिड और Zn सॉलिड इक्वल टू तो 1 हो गया। तो Kc बराबर हो गया Zn2 प्लस एक्वस अपॉन Cu2 प्लस एक्वस। तो उपरोक्त सेल अभिक्रिया के लिए नेनस समीकरण निम्न प्रकार होगी। अगर हम इस अभिक्रिया पर नेनस समीकरण लगाएं जो अभी हमने पीछे लिखी थी, तो वो होगी ई सेल बराबर ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस एक्वस। ठीक है, ई सेल बराबर ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग जिंक आयनों की सांद्रता अपॉन कॉपर आयनों की सांद्रता। यही तो होगी नेनस समीकरण यदि हम लगाते हैं। तो साम्य अवस्था पर ई सेल का मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जितनी ऑक्सीकरण की दर होगी उतनी अपचयन की दर होगी। ठीक है ना। तो साम्य अवस्था पर ई सेल का मान होगा 0। सेल का जो मानक सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव है, वैद्युत वाहक बल है, उसका मान क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों अभिक्रियाओं की दर एक दूसरे के बराबर होगी साम्य अवस्था पर। तो ई सेल बराबर हो गया यहाँ 0, ई बराबर ई नोड सेल और माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। अब यहाँ इक्वलिब्रियम लिख दिया हमने। ये ई क्यू एम का मतलब है साम्य अवस्था। ई क्यू एम का अर्थ है साम्य अवस्था, इक्वलिब्रियम। ठीक है। तो ये हो गया ई नोड सेल बराबर 0.0591 अपॉन एन लोग Kc। इसकी मतलब ये लोग Zn2 प्लस आयनों की सांद्रता अपॉन Cu2 प्लस आयनों की सांद्रता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साम्य अवस्था पर है तो इसकी जगह हमने लोग Kc लिख दिया। ये है ना यहाँ Kc बराबर Zn2 प्लस एक्वस अपॉन Cu2 प्लस एक्वस, इसकी जगह क्या आ गया, Kc आ गया ये साम्य अवस्था पर। इसको ध्यान से आप समझ लेंगे। तो ये हो जाएगा ई नोड सेल बराबर 0.0591 अपॉन एन लोग Kc। इसकी जगह Kc आ गया Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस की जगह। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं लोग Kc बराबर एन ई नोड सेल अपॉन 0.0591। तो इस तरह से किसी सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से हम साम्य अवस्था पर साम्य अवस्था स्थिरांक Kc का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस पर भी ये क्वेश्चन दिया गया है एक। देखिए ये बुक में देखिए आप क्वेश्चन, वैसे मैंने कॉपी में भी लिख रखे हैं, किताब में से ज़्यादा समझ में आएंगे आपकी। तो देखिए ये है क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है। देखिए ये 298 कैलोरी पर अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का परिकलन कीजिए। ये समीकरण है Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस रिवर्सिबल Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड का विभव ई नोड Zn2 प्लस ओब्लिक Zn इक्वल टू ये दे रखा है माइनस 0.76 वोल्ट और कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है प्लस 0.34 वोल्ट। ई नोड Cu2 प्लस ओब्लिक Cu इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट। मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को प्रदर्शित करते हैं तो उसमें ऑक्सीकृत स्पीसीज ऊपर आती है और अपचयित स्पीसीज नीचे आती है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि लोग Kc बराबर क्या है, एन ई नोड सेल अपॉन 0.0591। अब ई नोड सेल का मान इन्होंने दे तो रखा नहीं, कैथोड एनोड का मान दे दिया। तो ई नोड सेल बराबर होगा ई कैथोड माइनस ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। ठीक है, तो ई नोड सेल बराबर ई नोड कैथोड का मान दे रखा है प्लस 0.34 वोल्ट और एनोड का मान दे रखा है माइनस 0.76 वोल्ट। तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और ये जोड़ के आ गया 1.10 वोल्ट। और एन का मान है 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का अभिगमन हो रहा है। ठीक है, तो लोग Kc बराबर हो गया 2 इंटू ई नोड सेल का मान हो गया 1.10 वोल्ट अपॉन
0.0591, तो ये आ गए यहाँ 37.29। तो log KC बराबर 37.29 आ गया ये। अब ये log KC है तो हमें इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो KC बराबर हो जाएगा एंटी लॉग 37.29, और 37.29 का जब एंटी लॉग लेंगे टेबल से, ये जो आगे का 37 है ये तो पावर में चला जाता है, और 29 का एंटी लॉग होगा 1.95। या आप अपने मैथ के टीचर से भी सीख सकते हैं, लॉग एंटी लॉग लघुगणक और प्रति लघुगणक ये टेबल से इनका मान रखा जाता है। तो जब 37.29 का एंटी लॉग लेंगे, जो इसमें आगे वाली डिजिट है ये तो पावर के रूप में चल जाती है, 10 की घात 37 हो गया, और 0.29 जो है ये इसका एंटी लॉग होगा 1.95। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो तीनों आर्टिकल मैंने आज आपको पढ़ाया है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पे न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें अच्छे से समझेंगे, याद करेंगे, अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इन क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।